हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। इसका एक पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे पॉलिनोमियल्स के, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, आज हम इसमें देखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। कोफिशिएंट हम अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल सपोज करते हैं, एक सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लेंगे, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास x। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन्स अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू गिवन है लाइक 1, तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इसके लिए हमें जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें हमें x की जगह पे वही वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये पी एक्स लिखा हुआ है इसमें भी x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि x की किस वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो P1 इज x के प्लेस में हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। ठीक है, दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू 6। तो अगर x की वैल्यू 1 होती है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिलेगी 6। ठीक है, तो ये होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम और दूसरी वैल्यूज पे भी इसको चेक कर सकते हैं, लाइक x की वैल्यू हम, जैसे इसमें x प्लस 5 है, हम अगर इसमें माइनस 5 लेते हैं x के प्लेस पे तो हमें मिलेगा P माइनस 5 इक्वल x के प्लेस पे माइनस 5 प्लस 5, क्या आया, माइनस 5 प्लस 5 0। ओके, तो p माइनस 5 की वैल्यू हमें मिल गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसके प्लेस पे हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो हम इन्फिनिट वैल्यूज़ दे सकते हैं वेरिएबल को और इन्फिनिट वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसा भी पॉलिनोमियल हो, अगर हम लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ हम निकालते हैं x इक्वल 1 पे वैल्यू। ठीक है, तो ये मिलेगा g1 इक्वल x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से x की जगह 1 प्लस 3, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 3। ओके, तो 1 प्लस 3 ये हो गया 4, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो g1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी जाए, हम वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं और उससे पॉलिनोमियल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल जाती। नाउ यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू दी जाती है वेरिएबल की जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जैसे कि इस केस में हुआ था जब हमने x के प्लेस पे माइनस 5 पुट किया था, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिली है 0। ये एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0। इस केस में जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें दी जाती है, अगर उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इस केस में जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ओके, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। वेरिएबल मतलब हम x की बात कर रहे हैं, x या y जो भी हमारा वेरिएबल हो, तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, जैसे कि हमने लास्ट अभी देखा था कि वेरिएबल की ढेर सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ये हो सकती है, ये हो सकती है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे -5 पे हो रहा है। ओके, तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे एक ये एग्जाम्पल है, हम और देख सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक 2x माइनस 1। ओके, तो अभी अगर हम हिट एंड ट्रायल से देखें, तो अगर हम x की जगह पे 2x माइनस 1 में x के प्लेस पे अगर हम 1/2 पुट करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगी p 1/2 इक्वल टू इंटू 1/2 माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके,
तो एक्स की वैल्यू 1/2 हम पुट कर रहे हैं, तो हमें पी एक्स की वैल्यू मिल रही है 0। तो इसका मतलब है 1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या हो गई, पी एक्स। नाउ जीरोस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस हम निकाल सकते हैं। लाइक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें x के प्लेस पे हमने 1/2 पुट किया, तो उसकी वैल्यू आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। x के प्लेस पे इस पॉलिनोमियल में ऐसी कोई भी और दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी जीरोस निकल सकती हैं? तो उसके लिए हमें ये याद करना चाहिए दैट नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस निकल सकती हैं। दैट मीन्स लीनियर के केस में कितनी जीरोस निकलेंगी, 1। ठीक है, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 होती है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो तो क्वाड्रेटिक के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकलेंगी, 2। ठीक है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगी हमें 3। इसी तरीके से जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, नाउ अब हम जीरोस निकालेंगे कैसे? ठीक है, जैसे ये तो हमने हेट एंड ट्रायल से अपनी तरफ से पुट कर दिया 1/2। अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए, लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x + 6। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो हम पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना। अब जो भी gx की वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो यहाँ पुट करेंगे, 3x + 6 = 0। ओके, अब x के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्लस का है, इधर हो जाएगा -6, और हम 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -6/3। नाउ 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया x = -2। ठीक है, तो ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू पता है तो पॉलिनोमियल जीरो आना चाहिए, और अगर x की वैल्यू नहीं पता है तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे और उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ना इस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं वापस पॉलिनोमियल में पुट करके। तो अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो 3 × -2 + 6 = -6 + 6 क्या आया, 0। ओके, तो हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट है, मतलब x = -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की हम जीरो निकाल सकते हैं बाई पुटिंग इट इक्वल टू द जीरो। ठीक है, नाउ इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की भी जीरोस निकालनी पड़ती हैं हमें कभी कभी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम पूरा फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे अलग से, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस फाइंड की जाती हैं। ठीक है, नाउ अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में उतनी ही जीरोस होंगी जितनी उसकी डिग्री होगी। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होंगी जितनी उसकी डिग्री होगी। तो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की जीरोस। ओके, तो क्वाड्रेटिक के केस में क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, तो जीरोस भी 2 निकलेंगे, मतलब x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो हम यहाँ पे x की एक वैल्यू को अल्फा मानते हैं और x की दूसरी वैल्यू को बीटा मानते हैं। ठीक है, मतलब x की जगह पे अल्फा पुट करने पे या x की जगह पे बीटा पुट करने पे पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। सिमिलरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 होती है, तो इसमें जीरोस भी हमें 3 मिलेंगे, मतलब x की 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो इसमें x की एक वैल्यू को हम अल्फा लेते हैं, x की दूसरी वैल्यू को हम बीटा लेंगे और x की तीसरी वैल्यू को गामा लेंगे। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस का कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो जीरोस पहले हम क्वाड्रेटिक के लिए अगर देखते हैं तो जीरोस हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा। ना कोफिशिएंट्स क्या है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कंबाइंडली हम a b c तीनों को कोफिशिएंट्स ही बोलेंगे, हालांकि c यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ में x की पावर 0 होती है। ओके, तो ये भी x की पावर 0 का कोफिशिएंट है ना, या फिर हम इसको सिंपली कांस्टेंट बोल सकते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में हमें दो रिलेशंस मिलते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ये पहला रिलेशन हो जाता है सम ऑफ द जीरोस।
मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जीरोस हमने फाइंड की है तो उन जीरोस का सम हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस लगेगा ही, बी का मतलब है जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे ए होना चाहिए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो सम ऑफ द जीरोस आएगा वो हमेशा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, मतलब माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा वो हमेशा कांस्टेंट टर्म, जो भी हमारा कांस्टेंट होगा अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हम कभी भी चेक कर सकते हैं जीरोस को निकाल के, ठीक है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो रिलेशनशिप होता है ये सिलेबस में तो नहीं होता है 9th-10th के, लेकिन बुक में दिया गया है इसलिए हम इसको देख लेते हैं। नाउ तो इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे गामा मिसिंग है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोस का सम होता है सेम माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि माइनस बी यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है क्वाड्रेटिक की तरह, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए है वो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, सी एक्स का कॉफिशिएंट है एंड डी इज अवर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ सिंपली अगर हम समझें तो सम ऑफ जीरोस जो होगा किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल में, चाहे क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो जो सेकंड टर्म होता है उसके कॉफिशिएंट को फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं और उसका नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग पावर्स में लिखा हुआ होने चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर हो, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक भी होता तो भी उसमें माइनस बी अपॉन ए ही होता, लेकिन उसमें बी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा और ए एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट होगा, ओके। नाउ सेकंड रिलेशन जो इसमें मिलता है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है ना। हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, जीरोस के प्रोडक्ट का सम लेना है टेकन टू एट ए टाइम, लेकिन जो प्रोडक्ट लिया जाएगा जीरोस का उसमें एक बार में दो ही लिए जाएंगे। मतलब हमारे पास तीन जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, तो पहले हम दो का प्रोडक्ट ले लेंगे अल्फा बीटा का, फिर दो का प्रोडक्ट ले लेंगे बीटा गामा का, और फिर दो का प्रोडक्ट ले लेंगे गामा एंड अल्फा का, और इन तीनों का क्या चाहिए, सम, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बनता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट सॉरी सी अपॉन ए के इक्वल। यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं है, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे वाला जो हमारा कोफिशिएंट है वो हमेशा सेम रहेगा, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होगा वही हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। और थर्ड हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम सारी जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो सेम रहेगा, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक में भी था, लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो माइनस डी मतलब कांस्टेंट अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके। तो ये हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस निकालने के बाद कई बार हमसे इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कराने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे ना। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 1 और मोर, अगर हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं पी एक्स जिसकी डिग्री कम से कम 1 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीनियर या फिर उससे ज़्यादा डिग्री वाले की, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह की, ठीक है। इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। नाउ एक्स माइनस ए ये दूसरा पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लीनियर ले रहे हैं, ठीक है ना। वेयर ए इज एनी रियल नंबर, ए इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। देन द रिमाइंडर इज पी ए, ओके। तो रिमाइंडर थ्योरम का फायदा ये होता है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो निकालने के लिए हमें एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किसी और पॉलिनोमियल से, लेकिन लीनियर, ठीक है ना, x माइनस ए टाइप का होना चाहिए। तो इसको हम सपोज डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि माइनस 1 ही हो, अगर यहाँ पे x प्लस 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस माइनस 1, ठीक है। हमें x माइनस ए की फॉर्म रखनी है, ठीक है ना, बीच में माइनस रहना चाहिए। तो अगर कभी प्लस दिया गया है तो उसको माइनस इंटू माइनस कर लेंगे इस तरीके से। तो जो हमारा x माइनस 1 है यहाँ पे
हमें a की वैल्यू +1 मिल रही है, लेकिन जो x +1 है यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, क्योंकि बीच में प्लस है तो हमें माइनस कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो प्लस को हम माइनस और फिर ब्रैकेट में जो हमारा नंबर होगा वो माइनस में करके लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी ना। अगर हम x, हम अभी दोनों से करके देख लेंगे, अगर हम x-1 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, x-1 से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा p1। ओके, तो p1 मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें x के प्लेस में हमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 +1। ओके, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 -3 इंटू 1 दैट्स 3 +1। ओके, तो 2 इंटू 1 ही हो गया 2 -3 प्लस -3 +1, ये -2 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पे p1 इक्वल टू 0 आया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। ओके, अब अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स जो यहाँ पे हमारा 0 वाला केस था वो भी यहाँ पे हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा रिमाइंडर सही आया कि नहीं आया तो उसके लिए हमें एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हम 1-2 क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम x-1 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। ओके, तो 2x स्क्वायर -3x + 1, ठीक है। डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, ठीक है, तो वो देख सकते हैं ना। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो x से 2x स्क्वायर को हमें डिवाइड करना होता है, जो कि 2x टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x का मल्टीप्लाई -1 में भी करेंगे तो ये आएगा -2x। ना ये हो गया माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कट गया ना, ये बचा 2x प्लस का, तो 2x -3x ये रह गया -x, और यहाँ +1 जो बचा था वो हमने नीचे कैरी ले लिया। अब हमें -x लाना है x से, तो हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू x -x और -1 इंटू -1 ये हो गया +1, ठीक है। अब सेम आ गया, तो जब साइन चेंज होंगे तो दोनों के ही चेंज होंगे और ये दोनों ही कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी भी पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, ठीक। अगर हमें किसी और नंबर से पता लगाना है, लाइक हम x+1 से पता लगा सकते हैं, तो x+1 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, x माइनस ए की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जाएगा, x+1 को हम लिखेंगे x माइनस -1, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। तो अगर इस केस में हमें रिमाइंडर पता लगाना है कि इस पोलिनोमियल को अगर हम x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमें पोलिनोमियल में a की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1, ये पुट करना पड़ेगा x की जगह पे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 + 1, तो ये हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1, ये -3 -1 हो गया +3 एंड +1। ओके, तो 2 इंटू 1 2 एंड 3 + 1 इज 4 इक्वल 6, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6 अगर हम x+1 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको भी हम इसी तरीके से डिवीजन से चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए। ओके, अगर इसका एक तरीका ये भी है कि जैसे हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस ए को 0 के इक्वल कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, क्या आई, a, ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू आई है ना, यही हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ओके, जैसे x+1 है तो x+1 इक्वल 0 अगर हम करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है, -1 मिलती है, ठीक है। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमें x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही थोड़ी सी रिलेटेड होती है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, ठीक है, किसी, जैसे कि अगर हम बात करें किसी नंबर की, लाइक फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, जैसे 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, केवल प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वो नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है ना। फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, उसके फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। नाउ अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और इसको सपोज किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है gx से,
है ना, और हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर आता है Rx। ओके, तो अगर Gx एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ये एक पार्ट, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफ Gx इज नॉट ए फैक्टर, अगर Gx फैक्टर नहीं है Px का तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, चाहे नंबर को डिवाइड करें चाहे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, अगर हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इतना बताया तो फैक्टर थ्योरम बहुत ईजी है हमारे लिए। देखो, इफ Px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, तो ये सेम वही चीज़ है, एंड ए बी यानी रियल नंबर और ए कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये भी पार्ट वही है। नाउ इफ पी ए इज इक्वल टू 0, ना पी ए क्या है यहाँ पे, ये हमें समझना है। ठीक है ना, अगर ए कोई रियल नंबर है और पी ए की वैल्यू 0 आती है, ए को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं और वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमने रिमाइंडर थ्योरम में अभी क्या देखा था कि अगर पी एक्स को कोई पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए। ठीक है, तो अगर x माइनस फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वही कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमने डिवाइड किससे किया, फैक्टर से डिवाइड किया। और सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि इफ x माइनस वन इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक दूसरे की कन्वर्स बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट्स में, कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा, और अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि पी ए क्या है, रिमाइंडर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। हालांकि हमें पहले से पता नहीं होगा कि पी ए रिमाइंडर है या नहीं। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल x की किसी वैल्यू a पे अगर पी ए 0 आ रहा है, ठीक है, तो a को अगर हम इधर लेफ्ट में लेकर के जाते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस ए क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये फैक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या हो जाता है, अगर इसी का अपोजिट, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। ओके, यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, नोट हेयर पी ए इज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अगर हमें फैक्टर थ्योरम अच्छे से आती है तो, सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम अगर हमें अच्छे से आती है तो फैक्टर थ्योरम समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, तो ये थे हमारे कुछ पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।